नमस्कार, शेष क्लास सिनेमा से स्वागत है। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, मैथ पेडागोजी का ये 8वां वीडियो लेक्चर है, जो आपके सीटेट 2022 के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। इसलिए ये सीरीज दोस्तों हम चला रहे हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए सीधे जब हम लोग की ओर वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा एवं अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए दोस्तों। पहला प्रश्न, त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा के इस प्रकार की चर्चा ए की उपेक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। बी, अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। सी, कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। या डी, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। ए, भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले। बी, वर्ग पहेली। सी, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। या डी, प्रश्नोत्तरी। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य सर्वेक्षण आधारित परियोजना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करता है। ए, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। बी, विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा। सी, चाक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा। या डी, कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों यानी मैनिपुलेटिव्स और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उमा सम विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा, जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए। ठीक है, उमा ए, कायिक गतिक शिक्षार्थी है। बी, श्रव्य शिक्षार्थी है। सी, को व्यवस्थित ध्यान की आवश्यकता है। या डी, चाचो शिक्षार्थी है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उमा को सम विषम की संकल्पना को सुधारने के लिए उसे व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है और 2 3 4 5 6 पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है, और रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर ए गलत है, क्योंकि वह केवल निशान को दिखा रहा है, न कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। बी, गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। सी, यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, ना कि लंबाई के रूप में। या डी, सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित किया है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, प्रदीप का उत्तर सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल यानी हॉट्स पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। ए, एल्गोरिथम के ज्ञान की। बी, संकेतों और चित्रों के ज्ञान की। सी, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। या डी, तथ्यों नियमों सूत्रों के ज्ञान की। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन 482 लिखता है, यानी
40082 लिखता है, यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? ए, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया। बी, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है। या सी, शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब उससे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाए। या डी, बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ठीक है। यदि बच्चा संख्या सही पढ़ता है परंतु लिखता गलत है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा ध्यान से तो सुनता है परंतु स्थानीय मान का ज्ञान न होने के कारण वह लिख नहीं पा रहा है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 प्लस 2 अथवा 4 बराबर 1 प्लस 3 आदि वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? ए, विभाजनात्मक अवस्था, बी, गुणनखंडीय अवस्था, सी, संक्रिय अवस्था, डी, परिमाणात्मक अवस्था। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, संक्रिय अवस्था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हमीदा ने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों यानी पैटर्न का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती हैं और विद्यार्थियों से कहती हैं कि वे उनका उत्तर लिखें। 21 डिवाइडेड बाई 7, 2.1 डिवाइडेड बाई 0.7, 0.21 डिवाइडेड बाई 0.07, 0.021 डिवाइडेड बाई 0.007। वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सकें कि ए, जब एक भाजक की 10 से घटित होती है और दूसरी की 10 की घात से बढ़त होती है तो गुणनफल समान रहता है। बी, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाएं तो भागफल समान रहता है। सी, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाएं तो भागफल भी 10 की घात से घटता है। या डी, जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाए और दूसरे को 10 से गुणा किया जाए तो गुणनफल समान रहता है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल हमेशा समान रहता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है। कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण है ए, समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की, बी, भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई हैं, सी, विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है, या डी, विद्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई हैं। ठीक है, इसी आपसे बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। चरण 1, स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति होना। चरण 2, यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। चरण 3, स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक से पाठ का विकास कर रहा है। ए, संक्रिया व्यवस्था संकल्पना परिकलन प्रक्रिया, बी, परिकलन प्रक्रिया व्यवस्था संकल्पना संक्रिया, सी, व्यवस्था संकल्पना परिकलन प्रक्रिया संक्रिया, या डी, व्यवस्था संकल्पना संक्रिया परिकलन प्रक्रिया। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, व्यवस्था संकल्पना परिकलन प्रक्रिया संक्रिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विद्यार्थियों के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वेन हीले के विचार के अनुसार विद्यार्थी ए, विश्लेषणात्मक स्तर पर है, बी, अनौपचारिक निगमन स्तर पर है, सी, निगमन स्तर पर है, या डी, चाक्षुषीकरण के स्तर पर है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, विश्लेषणात्मक स्तर पर है। ठीक है,
विद्यार्थी जब आकृतियों को बनाता है और उसे सही तरीके से मापते हैं, वे वेन हीले के अनुसार विद्यार्थी विश्लेषणात्मक स्तर पर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। शिक्षिका का उद्देश्य है ये विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। बी, सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। सी, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। या डी, विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कक्षा 4 में बिंदु रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। ए, सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। बी, परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंत बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। या सी, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। या डी, रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु को चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। यह प्रश्न ए, बद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है। बी, बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। सी, अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। या डी, मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। ठीक है दोस्तों, किन्हीं दो संख्या को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। यह प्रश्न आपका मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।